अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड वी आर स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट की। There are two type of objectives. First is primary objectives and second is secondary objectives. First we will discuss primary objectives. To enable an auditor to express an opinion that financial statements are in all material respect prepared in accordance with the requirement of Companies Act 2017 and IFRS. Primary objective ये होता है कि auditor अपना opinion express करने के काबिल हो, opinion अपना express कर सके और ये बता सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाई गई हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? इट इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इससे, ठीक है। ओवरऑल कंपनी के बारे में तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्रेडिबिलिटी होती है, लाजिम बात है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होती हैं, पहले किसी ने ऑडिट किया होता है, वो क्रेडिबल होती हैं ज़्यादा बनस्बत उनके जो उनका भी ऑडिट नहीं हुआ होता। उसके अलावा क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ कंपनी। इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता है एक दफ़ा ऑडिट हो जाए तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में कंपनी बहुत ग्रो करेगी या फ्यूचर में कंपनी को बहुत बेनिफिशियल होगी या कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं मिलते इससे, ये सजेस्ट नहीं करता ऑडिटर कि यार बहुत अच्छी कंपनी आप इसमें इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में इसका ये स्टेबल है, ये दिस एंड दैट, ठीक है। फ्यूचर वायबिलिटी के बारे में ये जो ऑडिट होता है इसका कोई ना पर्पस होता है ना ये हेल्प करता है उसमें। एंड सेकंड इज एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी नहीं शो करता। अगर ऑडिट आपका ट्रू एंड फेयर आया है, इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और जो कंपनी का 2017 है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं बताता कि आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है। तो ये चीज़ें मिसकंसेप्शन उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आप देखें तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ठीक है। याद रहे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं कि ऑडिटर होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2017 को चेक करता है कि कंपनीज को कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स क्या होते हैं? जो अनइंटेंशनल होते हैं, जो हो सकता है कि जो अकाउंटेंट था या मैनेजमेंट थी उसके पास स्किल्स नहीं थी या वो अनजाने में उनसे गलती हो गई या नासमझी में उनके पास उतना नॉलेज नहीं था, वो उन्होंने कुछ एरर्स क्रिएट कर दी, इस वजह से एरर्स हुए, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो अनइंटेंशनल होते हैं। लेकिन फ्रॉड जो होता है वो बाकायदा प्लान्ड और इंटेंशनल होता है। हम पहले चीज़ को पढ़ चुके हैं। सेकंड इज डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स देखते हैं कि किसी किस्म की मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम इसमें मिस स्टेटमेंट से एरर ढूंढें, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने जो पहले पढ़ लिया था स्टेज में कि हम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं। वाउचिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, P&L का, और दूसरा करते हैं बैलेंस शीट का, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस, ठीक है। कि जो बैलेंस शीट में अकाउंट्स अवेलेबल हैं वो उनको वेरीफाई करते हैं, उनकी सब्सटेंशियलिटी चेक करते हैं कि क्या उनकी बैग के ऊपर वो प्रूफ्स अवेलेबल हैं कि जिनकी बेस पे वो अकाउंट क्रिएट हुए हैं, या उनके अंदर ऊपर उनकी जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और वाउचिंग में हम देखते हैं कि स्पोर्टिंग वाउचर्स या ऑडिट एविडेंस जो है वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन ऑफ एरर। ये हम पहले बात कर चुके हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो होता है वो किससे आता है? एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। ये किसी डिग्री या कोई जर्नल्स या रिपोर्ट्स पढ़ने से डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड हम नहीं, इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकती। जब तक जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनता रहता है वैसे वैसे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में एक्सपर्टीज डेवलप होती रहती है, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ एरर जो है कि वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इस काबिल होता है कि एरर्स को पॉइंट आउट कर सके। आगे हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट के बारे में। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट में हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, कि जो ऑडिट का प्रोफेशन है उसकी एथिक्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये हम आगे बात करते हैं। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू ISA एंड IAPS, एंड थर्ड इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
पहले बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है इंडिपेंडेंस। जो स्टार्ट से हम बात करते आ रहे हैं कि एक ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ही शुडंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ये होता है, जिस तरह से इसका नाम ज़ाहिर है, कि ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए। वो बेईमानी ना करे अपने काम में, किसी किस्म का ये ना हो कि रिश्वत लेके गलत रिपोर्ट दे दे या किसी किस्म का फ्रॉड खुद ही गलत काम कर दे। ऑडिटर की इंटेग्रिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मायना रखती है। एक ऑडिटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी इंटेग्रिटी होती है अपने प्रोफेशन के अंदर। कि ये जितने भी ऑडिटर्स होते हैं उनका एक अपना एक प्राउड होता है कि अगर हम किसी किस्म की भी अपनी इस चीज़ को अपनी मोरालिटी को इसको ख़राब करेंगे तो कंपनियों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, इंटेग्रिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एथिक इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है उसमें ये होना चाहिए कि ऑडिटर एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट दे। देखिए ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जिस तरह से एग्जाम होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में जिस तरह एमसीक्यूज में होते हैं, एक क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से सिर्फ एक आंसर होता है उसका। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स में हम सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब उसका आंसर करेक्ट होता है। इसी तरह से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसका जो एक सोल्यूशन हो, उसके अंदर एम्बिग्विटी या डाउट्स ना हो, ऑडिटर को ही नहीं पता क्या बात करनी है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी ना हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसका क्या मतलब है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब ये होता है कि ऑडिटर शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, कि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री हो और उसके पास नॉलेज हो। मतलब कि जो भी किसी भी कंट्री का जो ऑडिटर है उसके पास उस कंट्री के अंदर जो जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज में आप देखें तो ACCA भी लोग करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और इस रीजन के अंदर जो है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ऑडिट करते हैं। उसके पास अपनी फील्ड का नॉलेज हो, उसको सारी चीज़ों का पता हो। उसके अलावा जितनी भी ड्यू डिलिजेंस हैं उनके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी एहतियाती तदबीरें हैं जिनके मुताबिक काम करना है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटर क्योंकि कंपनी की हर इंफॉर्मेशन तक उसकी एक्सेस होती है, उसको जो इंफॉर्मेशन उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको बताई जाती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कंपनी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, हर कंपनी की जिस तरह कहें ना राज की बातें या उसके अंदर की बातें हैं जो ऑडिटर को पता चलती हैं। ये कंपनी कुछ प्लान कर रही होती है, उस हवाले से भी ऑडिटर को चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके एथिक्स में है कि वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, बाहर आके लोगों को ना बताए कि फलां कंपनी ये काम करने वाली है। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑडिटर जो है उसका बिहेवियर प्रोफेशनल हो इन अ सेंस कि अगर वो किसी चीज़ का टाइम दे तो उस टाइम के ऊपर वो चीज़ को कंप्लीट करे। अगर कहे कि मैं उस टाइम आऊँगा तो उसी टाइम पे आए। ठीक है, उसके अलावा प्रोफेशनली चीज़ों के ऊपर काम करे, उसमें एक इरेगुलरिटी ना हो, एक स्केड्यूल और एक तरतीब के तहत फुल सेटिंग्स हो काम की और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर मौजूद हो कि एक प्रोफेशनल वे में काम करे, फॉर्मल वे में काम करे। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, और उसके अलावा बाकी भी जितने IAASB और इसके अलावा और भी जितने भी इस तरह की बॉडीज हैं वो जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके, और पाकिस्तान में ICAP के तरफ से जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटर्स के बारे में कि वो कौन कौन से काम करें, तो वो भी एथिक्स में शामिल है कि उनको फॉलो करें। नेक्स्ट इज ISA एंड IAPS। ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस स्टेटमेंट्स। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमने ISA के बारे में पहले बात भी की है कि ये ऑडिटर्स को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जिनको फॉलो करते हुए एक ऑडिटर जो होता है वो क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, ऑडिटर्स के लिए लाजमी होता है कि वो फलां चीज़ों को उसने चेक करना है, इस लेवल तक जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी देखने हैं उसके अलावा आपने बैलेंस शीट का जो है वो वेरिफिकेशन जो करते हैं कि आप उसकी सब्सटेंशियलिटी चेक करते हैं, वो भी ऑडिट ISA के अकॉर्डिंगली काम होता है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं जिस तरह से सब्सटेंटिव टेस्ट हैं और कंप्लायंस टेस्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पहले देखा जाता है। इन सारी चीज़ों को ISA में बताया हुआ है कि किस तरतीब से आपने काम करना है। और IAPS जो है ये एक फ्रेमवर्क और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ISA के लिए। और लास्ट वाला जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, हम इसको समझने के लिए इसको अलग-अलग कर लेते हैं, प्रोफेशनल एंड स्केप्टिसिज्म।
अच्छा, प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल इज इन्वॉल्विंग स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग। ठीक है, प्रोफेशनल चीज क्या होती है? जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व हो, कोई भी स्किल्ड पर्सन है, दैट इज द प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कोई भी किसी बंदे की कोई किसी किस्म की कॉम्पिटेंसीज है तो वो उसका क्या होता है? उसका वो प्रोफेशन होता है। और लाजमी बात है कि कोई भी स्किल है उसके अंदर रैशनैलिटी भी होती है, ठीक है, और लॉजिक भी होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। अब एक साइड पे आएगा हमारे पास प्रोफेशन और दूसरी साइड पे क्या है? स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म को हम अलग समझते हैं क्या होता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब है डाउट ऑन ट्रूथफुलनेस, नॉट इजीली कन्विंस्ड विदाउट प्रॉपर एविडेंस। कि आप किसी भी हकीकत के ऊपर डाउट क्रिएट करें कि यार ये जो बात कही जा रही है, ये ट्रूथफुलनेस, ये जो आप जो असर्शन बता रहे हैं, ये मैं उस पर यकीन नहीं करता, मुझे उसके ऊपर और डिटेल बताएं। ठीक है, जो कि आसानी से कन्विंस ना हो विदाउट एनी प्रॉपर। इसका हरगिज ही मतलब नहीं याद रहे कि आप कन्विंस ही ना हो, ये हरगिज मतलब नहीं। विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस, जब आपको प्रॉपर एविडेंस मिल जाए, जब आपको एक सेंसिबल और लॉजिकल बात बताई जाए, जब आपको एविडेंस दिया जाए तो फिर उसको कन्विंस होना चाहिए। लेकिन यह है कि विदाउट एविडेंस वो उसको कन्विंस ना कोई कर सके या बातों में लगाकर घुमा फिरा ना ले, उसको डिट्रैक्ट ना कर सके। ठीक है, तो स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि आप चीज़ों के ऊपर डाउट करते हैं। एक एज अ जिस तरह डिटेक्टिव माइंड होता है ना, कि चीज़ों को डिटेक्ट करना, इसी तरह से स्केप्टिसिज्म उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑडिटिंग में हम किस तरह स्केप्टिसिज्म लेते हैं? अगर इन दोनों डेफिनेशन को कंबाइन करें कि प्रोफेशनल वे में जब आप अपनी लॉजिक एंड रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए किसी असर्शन के ऊपर, किसी भी दावे या ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपनी डाउट्स ये क्वेश्चन राइज करते हैं, उसको आप कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हम आगे बात करते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। एक बंदे का क्वेश्चनिंग माइंड हो, वो जैसे ही किसी चीज को देखे उसके दिमाग में घंटी बजे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहीं पे वो क्वेश्चन राइज करे विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस के, वो उस चीज को जाने ना दे, इग्नोर ना करे। ठीक है, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। जहाँ भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स की कंडीशंस हैं, इंडिकेशंस मिलती हैं उसको, वहाँ पे उसको अलर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट से एरर या फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, अच्छा, याद रहे कि हमने एरर्स को उसमें देखना होता है, मिसस्टेटमेंट्स को देखना होता है, ये देखना होता है कहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। इन चीज़ों को देखना होता है। सिर्फ हमारा प्राइमरी पर्पस डिटेक्शन नहीं होता, ये हमारा सेकेंडरी पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो और थर्ड जो इसकी डेफिनेशन का पार्ट है वो है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आइंदा जो आगे क्लासेस आएंगी, ये क्या होता है। तो इसको लिटरली मीनिंग में लें कि ऑडिट के लिए जो ऑडिटर को एविडेंस दिया जाता है किसी भी उसके क्वेश्चन के अगेंस्ट कि यार ये काम ऐसे क्यों हुआ है, उसको जो एविडेंस दिया जाता है तो उसको क्रिटिकल असेसमेंट करें, क्या ये एविडेंस ठीक है। उसको अगर कोई इनवाइस या स्पोर्टिंग वाउचर्स बताए गए हैं तो वो देखें वो फेक वाउचर्स तो नहीं है, वो बैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि इस कंपनी की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फॉलोइंग। इससे हमारा ऑडिट रिस्क कम होता है। ठीक है, ऑडिट रिस्क में हमने बात की थी ना कि कहीं अनजाने में ऑडिटर से कोई इस तरह की चीज़ इग्नोर हो जाए और ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स वो इग्नोर करके आगे ऑडिट रिपोर्ट दे दे कि जी एवरीथिंग इज फाइन। तो इस तरह का काम ना हो। कौन कौन से ऑडिट रिस्क हो सकते हैं? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल कोई एक्सेप्शन केसेस होते हैं, किस तरह का एक्सपेंस आ गया या कोई इस तरह का अकाउंट है, बैड डेट्स हैं बहुत सारे, वो किसी एक अकाउंट में जा रहे हैं, उसने परचेज भी कुछ नहीं किया, ऐसे ही किसी के उस अकाउंट में डग गए हुए हैं और उसको राइट ऑफ किया हुआ है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम मौजूद है, उसमें क्या है कि वो उसको ओवरलुक ना कर दे, एक्सेप्शंस को ओवरलुक ना करे, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को नज़रअंदाज ना कर दे। ठीक है, तो ये रिस्क होता है, इसको भी आप इसके ज़रिए कम कर सकते हैं जब आप इस तरह की चीज़ों को के ऊपर अलर्ट हो जाते हैं, ध्यान देते हैं। एंड ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन। जब कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो तो ओवर जनरलाइज ना करें। ठीक है, ओवर जनरलाइज का क्या मतलब, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अक्सर आप शूज़ लेने जाते हैं तो जो शू की कीमत प्राइस लिखी होती है तो वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल 5999। ठीक है, 999 में प्राइस होती है ना, तो 5999। अगर कोई इसको सिर्फ 5000 को देखे और कहे कि ये 5000 के शूज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या करे, ओवर जनरलाइज करे, उसने उसको इतनी बड़ी जो 999 है वो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये 5400 लिखा हुआ है तो वो उसमें भी 400 को ओवर जनरलाइज करके कह देगी जी 5000। ठीक है,
इस तरह से क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली अमाउंट है उसको देख के आप जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं कि 1-2 रुपए के फर्क के साथ। ये मैंने एग्जांपल दिए समझने के लिए। यहाँ पे क्या है कि इस तरह की जो मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो डिटेक्ट हो सकती थी, जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन्स में ऐसी इंडिकेशंस जो कि आपको जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता था कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, आपने उनको जनरलाइज कर दिया। एंड लास्ट पॉइंट जिसमें जिसका रिस्क वाइज होता है, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumption in determining nature, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि आप अपने ऑडिट के लिए इनएप्रोप्रिएट assumptions नहीं करते। ठीक है, जिस तरह से मैं वही एग्जांपल लूँगा कि जिस तरह से हमने ऑडिट के लिए किया था तो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, हमने एज्यूम किया कि ये इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये इफेक्टिव है, लेकिन उसके बाद जब हमने कंप्लायंस टेस्ट लगाया तो हमें पता चल गया कि वो इफेक्टिव नहीं था बल्कि इनइफेक्टिव था। ठीक है, अगर कंप्लायंस टेस्ट या जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं उसके बाद भी वो इफेक्टिव नजर आए तो उसका मतलब है कि वो अजम्पशन ठीक है। इस तरह से हम कुछ ऐसी assumptions ले लेते हैं ओवर जनरलाइजिंग की वजह से या ओवरलुकिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जिसमें लिखा ना टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इनमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लास्ट इज ऑडिटर्स नीड टू बी अलर्ट फॉर फॉलोइंग। ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे ऑडिट को बहुत अलर्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस का मैंने आपको बताया कि जो ऑडिटर को एविडेंस दिए जाते हैं, ऑडिटर किसी भी असर्शन के अगेंस्ट कोई एविडेंस देखता है तो अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक फॉर एग्जांपल फॉर द सेम असर्शन देयर आर 2 एविडेंस एंड दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल्स, और एक भाई साहब कहते हैं XYZ पर्सन कहता है कि जी मैंने पेमेंट कर दी है, दूसरी साइड से कहा जाता है कि इसकी पेमेंट तो नहीं हुई। ठीक है, तो अब सेम असर्शन है, एक ही अकाउंट रिसीवेबल की जो ट्रांजैक्शन वो जा रही है उसमें 2 एविडेंसेस जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जब प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑडिट किया जाता है। तो जब जहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन आए वहाँ पे आपने अलर्ट होना है। कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड, जब वो कंडीशंस जिस तरह हमने फ्रॉड वाले चैप्टर में भी कहा था कि वो चोर की तरह सोचता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑडिटर क्या करता है, थिंक लाइक अ थीफ, कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें भी क्या करना है, वो कंडीशंस जो इंडिकेट कर रही हो कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, आप वहाँ पे अलर्ट होते हैं कि यार यहाँ से डंडी मारी जा सकती है, तो आप वहाँ पे अलर्ट होकर देखते हैं कि किसी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। अगर तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, किसी किस्म की होता है ना मोरालिटी जो होती है, लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो मिसाल के तौर पर अगर अच्छे लोग हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्रॉड करने की चांसेस थे, वहाँ पे गुंजाइश भी थी, लेकिन उन्होंने अपने अच्छा होने की वजह से वहाँ पे फ्रॉड नहीं किया। तो ये भी हो सकता है। तो जब आप वहाँ पे अलर्ट होंगे तो आप चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि किसी ने फ्रॉड नहीं किया हुआ। एंड लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस ऑन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखिए ऑडिट एविडेंस के ऊपर बार बार बात आ रही है, पहले भी इससे जो हमने टेक्निकल डेफिनेशन में भी यही बात लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि इसकी क्रिटिकल असेसमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑडिट एविडेंस के ऊपर उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये जो एविडेंस आप दिखा रहे हैं ये फेक तो नहीं थी। पास का इस तरह भी होता है कि कंपनीज अगर अपना ऑडिट करवा रही हैं, कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं, एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट से ऊपर आपने चेक से पेमेंट करनी होती है। आप बाई हैंड पेमेंट, कैश पेमेंट अपने किसी एम्प्लॉय को या किसी भी कस्टमर या सप्लायर को बाई हैंड पेमेंट अलाउ नहीं होती। ठीक है, वो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास उसका एविडेंस नहीं होता। क्लास 1 में भी हमने पढ़ा था कि चेक पेमेंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर किसी ने क्या किया है कि 1 लाख की पेमेंट बाई हैंड कर दी, ठीक है, और गालिबन 20,000 तक अलाउ है, ये 15-20,000 तक, उसने क्या किया कि उसको अब क्योंकि उसने चेक उसके पास नहीं है तो उसने देखा कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम होगा, एरर आएगा कि मैंने गलती की है। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे 1 लाख के ना 5 टुकड़े कर लेते हैं 20-20 हज़ार के, और एक डमी ट्रांजेक्शन बनाते हैं कि जी 20-20 हज़ार की बाई हैंड ट्रांजेक्शन होगी। अब देखें कि फेक हो गया ना, आपने डमी उसकी इनवॉइसेस भी बना दी और 20-20 हज़ार के आपने कहा जी ये 1 लाख इकट्ठा नहीं गया क्योंकि आपने तो बाई हैंड किया ना कैश, तो वो तो आपने चेक से पेमेंट करना था। ठीक है, इतना बड़ी अमाउंट आप बाई हैंड पे नहीं कर सकते, तो आपने ये छोटे छोटे उसके चंक्स बना के 20-20 हज़ार के और उनको कहा कि जी अलग अलग इनकी पेमेंट हुई,
ऑडिटर को एक मिसलीड या मिसगाइड करने वाली बात है। इस तरह की चीज़ें जो ऑडिट एविडेंस है, आप उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और इस चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।